ऑलराइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। दिस इज दमन गनी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो भाई, तो मैं हूं अभी बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में एंड इस यूनिवर्सिटी को मैंने पूरे अच्छे तरीके से घूम लिया है एंड मेरे साथ गार्ड भी थे। सो गाइड नॉट गार्ड, सॉरी। सो भाई, तो मैंने इसे अच्छे से देख लिया एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ ये एक हॉस्टल है, आप देख सकते हो। और ये खंडर है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में काउंट किया जाता है इसे वर्ल्ड के, एंड पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। एंड इस यूनिवर्सिटी को ना किसी ने लगा दिया था आग वाग, तो उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो गया पूरे तरीके से। एंड ये बहुत एंशिएंट टाइम का यूनिवर्सिटी है। मैंने सारा कुछ देखा, सारा यूनिवर्सिटी देखा, तो मैं आपको वो सब दिखाता हूँ जो मैंने गार्ड के साथ देखा, वो सब आप देख लो। एंड मैं अभी देख लो अभी कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अभी यहाँ पे एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है, पूरा खाली खाली सा बना हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, तो जो मैंने गार्ड के साथ देखा आप जा कर के देखो वो सब, फिर मैं आपको लास्ट में मिलता हूँ। सो भाई, बहुत ज़्यादा ठीक है ये बॉल यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। नालंदा is the combination of two words, Nalang and Da. They are called to Nalanda, made to Nalanda, known to Nalanda. Nalang is the equivalent to knowledge, and Da is the equivalent to give. That place giving to knowledge, that is called नालंदा। जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना के प्रतिनिधियों ने आया। 15 दिनों तक इसको इंक्वायरी करते रह गया। इंक्वायरी करने के क्रम में सारे प्रतिनिधियों ने ये कंसीडर किया कि नालंदा का शिक्षण संस्थान मानव के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है, इसलिए इसको विश्व के धरोहर में ये जोड़ा जाए। इसलिए विश्व के धरोहर में इसका प्रथम स्थान है। बिहार का इसको सेकेंड स्थान प्रमाणित किया गया है। हम लोग नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश कर चुके हैं। प्राचीन काल की गेट आज तक मिली नहीं। कहाँ पर इनकी गेट थी ये कहना मुश्किल है। नोबडी कैन से इट वेयर इज द एंशिएंट गेट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। दिस गेट मेंटेन बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1942। लेकिन हुएनसांग की डायरी से इंडिकेटिंग होता है कि नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 4 गेट था और चारों गेटों पे मुख्य प्राचार्य लोग बैठे रहते थे। जब लोग देश विदेश के अभ्यर्थी लोग एडमिशन करने के लिए, नामांकन करने के लिए इस विद्यालय में अराइवल करते थे, प्रथम गेट पे बैठे हुए मुख्य प्राचार्यों के द्वारा पूछे गए सही प्रश्नों को उत्तर देने के बाद ही इस विद्यालय में उनकी एडमिशन, नामांकन ली जाती थी। लेकिन प्राचीन काल की गेट कहाँ पर है? आर्कोलॉजी ने, भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंक्वायरी किया, नहीं मिलने के कारण पर्यटकों को एंट्री गेट 1942 में नया गेट बनाया। लेकिन हुएनसांग की डायरी से 4 गेट प्रमाणित की जाती है। खुदाई के पहले नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय मिट्टी से ढकी हुई थी, मिट्टी से कवर्ड थी। इस पर बड़े बड़े प्लांट उगे हुए थे, जानवरों को चरागाह के रूप में बना हुआ था और लोकल आदमी इस पर मकान बना करके निवास कर रहे थे। लेकिन 1861 में ब्रिटिश आया इसको इंक्वायरी करने के लिए। उनका पूरा नाम था जनरल सर एलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने आया, पहाड़ की तरह साइड देखा, जंगलों की तरह साइड देखा और बड़े बड़े प्लांट को उगते हुए देखा, जंगलों की तरह साइड देखा और लोकल आदमी मकान बना करके निवास करते हुए देखा। तो ब्रिटिश एलेक्जेंडर कनिंघम ने कंसीडर किया था कि नालंदा की अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय यही रही होगी। तो 1861 में रिपोर्ट दिखा। 1871 में उनकी एक्सकेवेशन करने का आदेश निर्गत पारित हुआ। इसलिए 1871 में इसकी खुदाई लगाया। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिली है। एक लाइन रहने के लिए, पढ़ने के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, चूंकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। दूसरी लाइन पूजा पाठ करने के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंदिर पाए गए हैं। जिस गड्ढे को देख रहे हैं, इस गड्ढे का निर्माण, ये गड्ढे नहीं है, ये 413 AD में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने फाउंडेशन का कार्य, निर्माण का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया है। ये गुप्त राजकाल के कमरे में विद्यार्थियों को रहने के लिए, अभ्यर्थियों के रहने के लिए एक एक कमरे में एक एक विद्यार्थी रहते थे, जमीन पर सोया करते थे, कोई खाट पलंग की व्यवस्था नहीं थी। दरवाज़ा इनकी बंद रखी गई है, चूँकि ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि हमारे पास समय का अभाव है, हम इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर पा रहे हैं। और नीचे का जो धरोहर बना हुआ है ये गुप्त राजा ने बनाया है। उसमें रहने की व्यवस्था एक कमरे में एक विद्यार्थियों के, दूसरी
लेवल जो देख रहे हैं वो प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने बनाया। तीसरी लेवल 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनाया। तो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने बनवाया। 7वीं में राजा हर्ष ने बनवाया। 9वीं में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनाया। 10वीं में इंडोनेशिया का राजा बालपुत्र देव ने बनाया। लेकिन इस नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास नहीं मिले। लेकिन ब्रिटिश ने जापान कोरिया के विद्यार्थी लोग आने के संदेश से उन्होंने जापान में चाइना में जाकर के ह्वेनसांग की डायरी को उन्होंने रिकवरी किया। ह्वेनसांग की डायरी चाइनीज में लिखी हुई थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर इंडिया में वापस आकर ब्रिटिश ने इसकी कंटिन्यू खुदाई 1915 टू 1940 तक करवाया। तो ब्रिटिश को पता चला कि नालंदा ये है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। उनकी डायरी इंडिकेट कर रही है कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य थे, 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर और 4 गेट था। लेकिन 4 गेट कहाँ पर थी ये कहना मुश्किल नहीं। ये ब्रिटिश ने इसको इंक्वायरी करके बनाया और 11 को कॉरिडोर पाए गए, 11 को ब्लॉक मिला, कमरा 990 कमरा मिला है। इसमें रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन थी, निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इस तरह का 5 बड़े विश्वविद्यालय हमारे देशों में थी। लेकिन 5 देश भारतवर्ष में ही बनी हुई थी। लेकिन भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आपसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण इस देश को भारतवर्ष को बंटवारा किया गया, जिसमें एक यूनिवर्सिटी हमारे देशों से हटकर कटकर दूसरे देशों में चला गया है। वैसे विश्वविद्यालय को हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि पेशावर पाकिस्तान के पास में सिंधु नदी के तट पे बसा हुआ। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय के डायग्राम है, जिसमें ब्रिटिश ने एक डायग्राम बनाया है। चूँकि पर्यटकों को समय का अभाव रहता है, सारी चीज़ों को आँखों से वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए एक डायग्राम के आधार पे उनको जानकारी दी गई है कि 11 ब्लॉक है 1 माइल में रहने के लिए, पढ़ने के लिए। चूँकि आवासीय विश्वविद्यालय थी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। दूसरी लाइन जो प्राप्त की हुई है खुदाई से, ये लाइन मंदिर लाइन मिला है, जहाँ पर वे लोग पूजा पाठ करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, होमेज करने के लिए जाया करते थे। ऊंची जो धरोहर देख रहे हैं, सबसे पहले नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर, नालंदा का सारे प्राचीन काल के इतिहासों में इसी की तस्वीर दिखलाई पड़ती है। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन तस्वीर इसी की दिखलाई पड़ती है। प्राचीन काल के इतिहासों में इसी के ऊपरी पन्ने पर तस्वीर दिखलाई जाती है। ये सारिपुत्र की समाधि। सारिपुत्र जो थे बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, चीफ डिसाइपल थे। लेकिन उनकी निधन होने के कारण, उनकी निधन होने के बाद इस देश का मालिक, सबसे बड़ा जुझारू, शक्तिशाली, पावरफुल बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। तो उन्होंने इस धरती पे, मैंने सुना है नालंदा को बहुत बार डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, किसने किया और क्यों किया? हाँ, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय के नष्ट और लाइब्रेरी में आग लगाने की जो बात आती है, तो इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1199 में भारत पे उन्होंने आक्रमण के रूप में आए थे। तो पूरे भारत को नुकसान पहुंचाते हुए इस विद्यालय के परिसर में आया और इस विद्यालय के सारे बिल्डिंग को अवलोकन करते हुए ज्ञान की भंडार 3 तरह की जो लाइब्रेरी ह्वेनसांग का डायरी से प्राप्त हुई है, नामाकरण हुए हैं। रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, ये तीनों लाइब्रेरी, रत्न सागर 9 मंजिला की थी, रत्न सागर 6 मंजिला की थी। तीनों में आग लगवाने के कारण प्राचीन विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी ग्रंथालय 6 महीने तक जलती रही। जब इसमें आग लग गई थी, कितने टाइम तक जल रहा था? 6 महीने तक जलती रह गई थी। ये कहने के लिए सच में ऐसा हुआ था? विद्वानों का ऐसा कंसेप्ट है, किसी ने देखा नहीं या किसी ने इसको बारे में रियलाइज नहीं किया कि कितने दिन जल, लेकिन विद्वानों ने कहता है कि 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। अच्छा, अभी यहाँ पे लाइब्रेरी है कहीं पे, मतलब जला हुआ? चल रहे दिखलाने के लिए। जी चलिए। इस नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय ब्लॉक में हम प्रवेश कर रहे हैं। ब्लॉक नंबर 1 है। इसमें काला काला दाग जो भी देख रहे हैं दीवार पे, तो काला काला दाग जो एविडेंस मिला है, जिससे ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि ये जले का दाग है, इसलिए लाइब्रेरी रत्न सागर रही होगी। उन्होंने कम इमेजिनेशन की है, इसलिए सभी जगह काला काला दाग बना हुआ है। तो ये रत्न सागर लाइब्रेरी। और दूसरी प्रमाण जो मिली है, ये 2 मंजिला के मिली है।
तीसरी मंजिला के मिले है, इसलिए लोगों को अनुमान है कि 9 मंजिला की लाइब्रेरी जो रही होगी तो यही रहा होगा। ये रत्न सागर लाइब्रेरी थी जो कि 9 मंजिला की बनी हुई थी। और दीवार में जो काला काला दाग है ये सब जले का दाग है। और बंद करने की जो प्रक्रिया रहती थी, लकड़ी का बैरियर लग जाने के बाद विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को संकेत मिलती थी, इंडिकेटिंग होता था कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना मना है। ताला कुंजी किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन में चोरी नाम की कोई चीज नहीं थी। अच्छा, और यहाँ पे स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से आते थे? हाँ, पूरे वर्ल्ड, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, कंबोडिया, एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, वियतनाम, भूटान, ये सब देशों के लोग, अभ्यर्थी लोग ज्ञान अर्जन के लिए अराइवल करते थे। और पाकिस्तान से भी? हाँ हाँ हाँ, सभी जगह से। जी जी। हाँ, ये सब क्या है? ये सब लाइब्रेरी का कमरा है, जिसमें रेक में लाइन से, कोई रेक नहीं थी, लाइन पे लोग किताब वगैरह रखा करते थे। भोजपत्र, तामपत्र और ये सब लिपि से उस पर किताबें बनी हुई थी। और आयरन सीमेंटेड वर्क जहाँ कहीं भी देखेंगे ये ब्रिटिश ने मेंटेन किया है, ये ओल्ड वर्क नहीं है। ओल्ड वर्क कैसे लोग गेट बनाते थे, छत की ढलाई करते थे, उसे हमें दिखलाने के लिए आपके साथ चल रहे हैं। ओल्ड वर्क? हाँ, ओल्ड वर्क। ये सब काला काला दाग जो भी देख रहे हैं ये जले का दाग है। ये लाइब्रेरी का भाग रहा है, इसमें किताबें थी, ये सारे ग्रंथालय नष्ट हो चुकी है। ये ओल्ड न्यू वर्क है, ब्रिटिश ने मेंटेन किया है। ऊपर का जो दरवाजा जो देख रहे हैं वो 9वीं शताब्दी का है। वो 9वीं शताब्दी का बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनाया, उसमें भी किताब रखने की व्यवस्था थी। ये 3 मंजिला मिला है, लेकिन ऊपर का और जो मंजिला थी वो भूमि कंपोज से नष्ट हो गया है। पहले का कुछ अभी किताब बचा है यहाँ पे? जी, किताब कुछ बचा नहीं, सारी किताबें नष्ट हो गई है। और जला हुआ चावल जो मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ, विशाल मिट्टी का बर्तन जो मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ। ये दीवार पे प्लास्टर जो लगा हुआ है, चूने की प्लास्टर, ओल्ड प्लास्टर है। इसमें इसी तरह का 1 इंची का प्लास्टर लगा हुआ था दीवारों पे, लेकिन लेबर लोगों को औजार जो टच हुआ जिसमें प्लास्टर सारे नष्ट हो गए। ऑलराइट गाइस, तो आप इस साइड देख सकते हो। यहाँ पे ये क्या है? ये आपको 7वीं शताब्दी का इस बरामदा को, दीवार को काटने के बाद ब्रिटिश ने लोगों को जानकारी दी है कि ये बरामदा 7वीं शताब्दी का राजा हर्षवर्धन काल का था। ये पिलर था रूफ के लिए, सपोर्ट के लिए। तो जब ये बरामदा रनिंग वे में था तो इस लेवल से स्टडी हॉल था, ये हॉल था पढ़ाई के लिए। बीच में 7वीं शताब्दी में ये ब्रिक पिलर की व्यवस्था नहीं थी, ये स्टडी हॉल था, गुरु को बैठने के लिए स्टैंड था। लेकिन जब दूसरे राजा 9वीं शताब्दी में इसकी पॉपुलेशन जब डेवलप होने लगी तो राजा ने सोचा कि तीसरी बिल्डिंग भी बनना चाहिए। तो उन्होंने तीसरी बिल्डिंग को सपोर्ट के लिए बीच में पिलर दिया। आसमान स्टोन बीच देख रहे हैं, वो बड़ी पिलर दिया जो कि रूफ के लिए सपोर्ट किया करता था। सीलिंग उस पर सपोर्ट किया हुआ था, लेकिन अभी टूटी फूटी हालत में भूमि कंपोज से टूट चुका है। ऊपर का दरवाज़ा जो है 9वीं शताब्दी का कमरा है, लाइब्रेरी है और बरामदा है, जो कि ऊपर जाने से अभी आर्कोलॉजी ने प्रतिबंध लगाया है कि ऊपर जाना वर्जित है। अच्छा, इसमें जो रूफ छत जो बना था वो कैसा था? वो मिट्टी की थी और मिट्टी या ईंट से चून सुरखी मिला करके उसमें सीलिंग की तैयार की जाती थी। जो सीलिंग अभी वर्तमान खुदाई में मिला उसे आप देखेंगे। अच्छा, पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं पे ऐसा जगह है जहाँ पे छत बचा हुआ हो? हाँ जी, उसी को दिखलाने जा रहे हैं। चलिए। सो भाई ये डेंजर, बहुत ज़्यादा डेंजर है देखने में तो लग रहा है। एंड इतना देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ठीक है ये वॉल यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा। एज यू कैन सी गाइज, जिस कमरे को हम लोग अवलोकन कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ये ओल्ड वर्क है। ओल्ड वर्क इसमें, हाँ, इसमें डॉट आकार का जितना भी देख रहे हैं ये सारा यूनिवर्सिटी की
इसी तरह का गेट, बड़ा बड़ा गेट बना हुआ था और हर कमरे के गेट इसी तरह का निर्माण की गई थी। छत की ढलाई कैसे लोग करते थे, मिट्टी और ईंट से विदाउट सपोर्ट रहते हुए भी अभी भी 2000 बरस होने जा रहा है, बारिश की पानी आज भी लीकेज उस मिट्टी की छत से नहीं होती है। इसमें विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है। जला हुआ चावल जो प्राप्त हुआ है वो संग्रहालय हॉल नंबर, विशाल मिट्टी का बर्तन हॉल नंबर 1 में है। चावल जो मिला हॉल नंबर 4 में रखा हुआ है। 2000 साल के बाद भी ऐसा है ना? यहाँ ये सब देख रहे हैं, ये सब आप देख सकते हो, ये सब ओल्ड वर्क है। इसमें विदाउट सपोर्ट है। ब्रिटिश ने जब रेलवे 1811 में भारत में निर्माण कर रहे थे तो इसने इस लेवल को, इस सीलिंग को देखा तो उन्होंने सोचा कि विदाउट सपोर्ट होते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसी कंस्ट्रक्शन से सेम साइज, इसी साइज का रेलवे का हाई ब्रिज बनाया है, जो कि ब्रिटिश के अमल में उस हाई ब्रिज से भारतीय रेल तेज रफ्तार से क्रॉस होती है। ये उसी टाइम का जो भी ब्रिटिश का ब्रिज है इसी ढंग से बनाया गया है। इसमें सिर्फ मिट्टी और सुर्खी है, मिट्टी, चून, सुर्खी और ईंट। सो भाई आप देख सकते हो, इसमें मुझे बिलीव नहीं हो रहा है मिट्टी का 200 साल 2000 साल से टिका हुआ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वैसे है, आप बोल रहे हो तो मैं यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी सीमेंट वर्क का व्यवस्था नहीं है, सीमेंट भी नहीं है और न चून सुर्खी है, लेकिन इसमें मिट्टी में चूने का अंश दे करके और कुछ शुगर रॉ दे करके इसमें छत की ढलाई कर। जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी नीचे आता है? बारिश की पानी होती है तो एक भी बूंद इसमें लीकेज नहीं होता है। एक भी बूंद लीकेज नहीं? जी नहीं, ये दोनों सेम लेवल है। इस लेवल से स्टडी हॉल था, गुरु को बैठने के लिए चेयर था। ये सेम कमरे का कंस्ट्रक्शन है। ये जाड़े के दिन में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा, ऐसा रियलाइज होता है, इसलिए कि इसकी दीवार की और छत की मोटाई स्क्वायर 20 फुट है। अच्छा, चलिए अब हम लोग चलने वाले हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पे 3 लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी 3 तरह की लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर। रत्न दधी, रत्न रंजक 6-6 मंजिला का था। रत्न सागर जो थी ये 9 फ्लोर की थी। अच्छा, तो अभी बचा हुआ कितना है? कुछ अभी 3 स्टोरी है। और वहाँ पे जो वेल है, कुआं, ये बेल बाबरी जो है प्राचीन काल का कुआं है, जिसमें अभी भी पानी है। प्राचीन काल में वाटर का लेवल बहुत करीब था, जिसमें विद्यार्थी लोग हाथ से यूज करते थे, कोई बाल्टी से नहीं, हाथ से यूज कर। लेकिन अभी वाटर का लेवल नीचे चला गया है। इसमें 2 ईंट इंक्लूड है, एक खड़ी ईंट लगाया गया है और एक प्लेन है। इसका मतलब है जो भूमिकंप होता है, जिसमें भूमिकंपों में दीवार है ये नष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए एक खड़ी लगाया गया है और एक पड़ी लगाया गया है। इसमें वाटर का लेवल बहुत सुंदर था और बहुत मीठा था, लेकिन अभी वाटर का लेवल नीचे चला गया है। ओके, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी। जी। सो भाई हम लोग अभी जा रहे हैं लाइब्रेरी की तरफ। ये क्या है? हम लोग जिस लाइब्रेरी को दर्शन कर रहे हैं, इस लाइब्रेरी में जब ह्वेन-त्सांग आया था तो आचार्य इस लाइब्रेरी में उनको रहने के कमरे की व्यवस्था किया था। उन्होंने ह्वेन-त्सांग अपने कमरे के बारे में उन्होंने पहचान दिया है, इंडिकेट किया अपने डायरी में कि मेरे कमरे का 2 पहचान है। एक कमरे में मेरा मेडिटेशन केव है, जहाँ पर अंदर में एंट्री करते थे, मेडिटेशन क्या करते थे। तो वो मेडिटेशन अंदर चल के देख सकते हैं। आपने बोला यहाँ पे एक केव है? हाँ, ये केव में बैठ करके वे लोग मेडिटेशन क्या करते थे। इस केव के अंदर में ये केव बहुत बड़ा है या छोटा है? ये यहाँ तक बना हुआ है ना, एक आदमी के लिए। अच्छा, विपासना, ये प्राचार्य लोग इसमें रहते थे। लेकिन जब ह्वेन-त्सांग आया तो उन्होंने बचपन से ही 8 वर्ष की अवस्था से ही धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का प्रारंभ किया और पूजा पाठ क्या करते थे, मेडिटेशन क्या करते थे। तो शीलभद्र ने इसी कमरे में उनको रहने के लिए अनुमति दी थी। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में एक पहचान जो है मेडिटेशन केव है, जिस कमरे में हम बैठ करके विपासना करते थे। तो इसको आर्कोलॉजी ने क्लोज किया, बड़ा गेट था, लेकिन आर्कोलॉजी ने क्लोज कर दिया नो एंट्री की वजह से। दूसरा पहचान उन्होंने दिया है अपनी डायरी में कि मेरे कमरे में लिविंग रूम के दीवार के सटे
छोटा सा श्राइन है, छोटा सा टेम्पल है जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं 5 फुट की थी। वहाँ पर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम होमेज करते थे, बुद्ध की पूजा किया करते थे। तो उस कमरे को देखने के बाद आपको कंसीडर होगा कि सही में छोटा सा श्राइन चमक रहा होगा और इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं रहेगी और डेली वो लोग पूजा करते होंगे। बराबर से आपको पता चलेगा कि एक श्राइन थी जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं 5 फुट की थी और प्राचीन काल में ह्वेनसांग यहाँ पर पूजा करते थे। ये पूजा अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग पूजा क्या करते थे। और ये प्लास्टर पहले का है, चूने की प्लास्टर पहले का है। पेडेस्टल नष्ट, उस भूमिकंपों से बिल्डिंग टूटा, जो सारा बिल्डिंग टूटने के बाद मिट्टी की मूर्ति नष्ट हो गई। ये प्लास्टर प्राचीन काल का लगा हुआ। तो वो जो पूजा करते थे चाइनीज भाषा में कैसे करते थे? हाँ, वो हम बतला रहे हैं। ह्वेनसांग का 2 नाम है। बचपन का नाम छिनै, लेकिन माता पिता जब स्कूल में उनको एडमिशन कराने लगे तो उनका नाम ह्वेनसांग रखा। स्वे का 2 अर्थ है, चाइनीज भाषा में स्वे का 2 अर्थ है। स्वे का मतलब होता है लर्नर, सीखने वाला, पढ़ने वाला। सांग का मतलब होता है विद्यार्थी। उनकी बचपन का नाम छिनै था। माता का नाम हवै, पिता का नाम किन था। वो हुनान प्रांत में और एजुकेशन जो प्राप्त किए थे कॉलेज में, वो हुएन प्रांत में उनका स्कूल था, उसमें अध्ययन का कार्य किए थे। और उन्होंने लिखा कि डायरी में लिखा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, चाइना किधर है, इंडिया किधर है। उन्होंने कहा हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन चाइनीज में क्या बोलता है, तोंग सी नान पे। उन्होंने तोन किसे बोलता है? वेस्ट को क्या बोलते हैं, पश्चिम को क्या बोलते हैं? पश्चिम तोंग सी नान पे। ओके। उन्होंने कहा, उन्होंने पूजा पाठ किया करते थे। ची कुई फो, ची कुई फा, ची कुई संग, ची कुई फो, ची कुई फा, ची कुई संग, ची कुई फो, ची कुई फा, ची कुई संग। नामो आमी थोफो, नामो आमी थोफो, नामो आमी थोफो। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा? इसका हिंदी है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ और मैं संघ की शरण में प्रणाम करता हूँ। यूनिवर्सिटी का नियम और यूनिवर्सिटी का जो रूल नियम को मैं पालन करने जा रहा हूँ। ब्लॉक नंबर 6, जिस ब्लॉक में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, ये प्रैक्टिकल हॉल है। प्रैक्टिकल हॉल, प्रैक्टिकल, जिस हॉल में जो ओवन पाए गए हैं, इस ओवन पर वे लोग मेटल को गलाते थे। मेटल को गला करके तरह तरह की मूर्तियां बनाने की हाथों से कला सिखाई जाती थी। उसके बाद हर्बल मेडिसिन तैयार किया करते थे, हर्बल आयुर्वेदिक दवा। उसके बाद में सामूहिक भोजन बना करके खाया करते थे। ये गुरु को बैठने के डायरेक्शन देने के लिए स्टैंड है, वो पूजा घर है, ये जल पीने की बाबरी है और ये रहने के लिए कमरा है। और बड़ा जो कमरा देख रहे हैं आचार्य के लिए है, छोटा छोटा कमरा अभ्यर्थियों का है। अच्छा, बड़ा जो कमरा वो किसके लिए है? वो प्राचार्य टीचर के लिए। हाँ, और ये छोटा जो है छोटा छोटा विद्यार्थियों के लिए। ओके ओके। वो सब बड़ा बड़ा लेक है 1 किलोमीटर का। इसके आजू बाजू में बहुत सारे 52 लेक थे, जिसमें लोग स्नान करते थे, वॉकिंग करते थे और टॉयलेट जाया करते थे। इसमें अभी भी गवर्नमेंट ने वो सारा ज़मीन को अपने कब्जे में, किसान को नोटिस दे करके कब्जे में करने के लिए नोटिस दे रखा है। और खुदाई करने का उन्होंने तालाबों को प्रारंभ किया है। ये सब मत्स्य पालन किसान लोग करते थे और वाटर फ्रूट को उपजाते थे। इसमें 52 लेक था, लेकिन जब सर्वे होने लगी तो ब्रिटिश ने मेन बिल्डिंग को एक्वायर करते हुए ये सारी चीज़ों को, लेक को किसानों को हाथ में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें इरिगेशन, खेती बाड़ी का कार्यक्रम लोग करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं और वाटर फ्रूट को उपजाते हैं। हम लोग जिस नालंदा के ट्री को देख रहे हैं, डेट ट्री को, सब इक्वल होता है, लेकिन एक ट्री जो देख रहे हैं जिसमें ये बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, इसमें 8 ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब होता है भूटान के, तिब्बत के, कोरिया के लोग इसको पूजा करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसलिए इसकी धरती के अभिवादन करते उन्होंने संकेत देते हैं कि धरती की पुण्य है, जिसमें बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग का उपदेश है,
जन्म और मृत्यु, जन्म लेना मृत्यु होना, जन्म लेना मृत्यु होना, इन दुखों से इस मार्ग को अनुसरण कर से मुक्ति मिलती है। इसलिए बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग है उसके आधार पे ये वृक्ष भी, ये डेट का पेड़ भी इंडिकेट कर रही है कि इस मार्ग को अपनाने से लोगों को कल्याण हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल था एंड कुछ लोगों को सही नहीं भी लगा होगा, जिसे मतलब इतिहास ये सब देखना, हिस्ट्री ये सब पसंद नहीं हो। मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करूँ। सो भाई, तो मैंने गाइड लिया था, सो आपने देख लिया। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू अगेन नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो।